इमेजिन करें एक ऐसे कंट्री को जहां की 2/3 पॉपुलेशन कच्ची आबादी और झोपड़ियों में रहती है, जहां की ज्यादातर लोग ड्रग एडिक्ट हो, ना तो वहां कोई एम्प्लॉयमेंट है और ना ही कोई डेवलपमेंट। हर जगह गुर्बत ही गुर्बत है और लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए दौड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स में फसादात बढ़ते ही जा रहे हैं। ना तो इस मुल्क में कोई इंडस्ट्री है और ना ही कोई खास नेचुरल रिसोर्सेज। इमेजिन करें इस मुल्क की हालत क्या होगी। ये है 1965 का सिंगापुर, जो कि ओवरली पॉपुलेटेड था और हाईली इलिटरेट भी। लेकिन अगले 25 सालों में, जी सिर्फ 25 सालों में, एक ऐसा टर्न अराउंड होता है कि जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सिंगापुर हाईली डेवलप्ड एंड हाईली इनकम कंट्री बन जाता है और आज ये मुल्क दुनिया का चौथा बड़ा रिचेस्ट कंट्री बन जाता है, दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट एंड क्लीनर कंट्री, जहां करप्शन ना होने के बराबर है। आखिर ये कैसे हुआ कि एक मुल्क जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के हाल साइज से भी कम में है, अपनी बुरी हालत के बावजूद एशिया का नंबर 1 कंट्री बन गया? देखते हैं इस वीडियो में। सिंगापुर मलेशिया के साइड में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका एरिया 728 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के शहर लाहौर का एरिया 1770 स्क्वायर किलोमीटर है। यह मुल्क इतना छोटा है कि इसे मैप में ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। इस मुल्क की किस्मत हमेशा से ही खराब रही। अगर इस आइलैंड की हिस्ट्री देखें तो इसे हमेशा ट्रेडिंग पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। बहुत से मलाई, थाई, चाइनीज, ब्रिटिश और अरब ट्रेडर्स ने इसे पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। शुरू से ही इस आइलैंड पे एक इंडोनेशिया बादशाह का कब्जा था, फिर पुर्तगालियंस ने कब्जा किया और उसके बाद डच ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इस आइलैंड पे कब्जा किया। 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थॉमस रैफल ने इस आइलैंड को खरीद लिया। थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री ट्रेड जोन बनाया और जिससे ट्रेड इंक्रीज होना शुरू हुई, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई फीस थी, ना टैक्स और ना ही कस्टम। साल 1869 में सुइज कनाल ओपन हुआ, जिससे और भी बहरी जहाज यहाँ से गुजरने लगे, क्योंकि अब जहाज को अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ सिंगापुर के नेबर्स कंट्री जैसे कि मलेशिया में टिन और रबर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सिंगापुर रबर प्रोसेसिंग हब बन गया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे इंडियन बंगाल में ओपीम यानी अफीम उगा रहे थे और इस इंडियन ओपीम को सिंगापुर में लाकर प्रोसेस करते थे। वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग चाइनीज़ थे। अब वो लोग अपने घर से दूर थे और ना ही उनके पास कोई इंटरटेनमेंट थी, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ड्रग एडिक्ट हो गए और ये ड्रग एडिक्शन बढ़ती गई। आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रग एडिक्शन की वजह से क्राइम बढ़ने लगा और 1941 तक टोटल 16,500 लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। 1941 में ही वर्ल्ड वार 2 का स्टार्ट हुआ। जर्मनी ने ब्रिटेन पे हमला किया और 15 फरवरी 1942 में जापानीज ने सिंगापुर एंड मलेशिया पे हमला कर दिया और ऐसी सूरत में सिंगापुर के लोग जापानीज के सामने सरेंडर कर देते हैं और अगले 3.5 साल तक जापानीज इस आइलैंड पे हुकूमत करते हैं। जापानीज सोल्जर ने इस आइलैंड को बर्बाद करके रख दिया। बहुत से सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, बहुत से प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता है, लोगों को लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, औरतों को एज अ कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से नेबर्स कंट्री से औरतों को सिंगापुर में लाकर इस्तेमाल किया जाता है। 1945 में जब जापानीज वर्ल्ड वार 2 हार जाते हैं तो तब तक सिंगापुर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। 30,000 से ज़्यादा के लोग अफीम के एडिक्ट हो चुके होते हैं, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन आम हो चुकी होती है, फूड शॉर्टेज हो जाती है। इसी वजह से लड़ाई झगड़े, क्राइम और फसादात बढ़ते जाते हैं और सिंगापुर स्लम कॉलोनी बन जाती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश अगेन सिंगापुर का टेक ओवर करते हैं और कुछ हद तक यहाँ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिंगापुर के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाती है। बेसिकली उस टाइम पे सिंगापुरी लोग ब्रिटिश को अपने लिए बहुत फेवरेबल समझते हैं, क्योंकि ब्रिटिश उनके साथ जापानीज़ के मुकाबले बहुत अच्छा सलूक करते हैं। इसी के साथ साथ 1945 में ब्रिटिश में एक बहुत बड़ी चेंज आती है। कम्युनिस्ट पार्टी की जगह पे लेबर पार्टी हुकूमत में आती है, जिसके बाद ब्रिटिश आहिस्ता आहिस्ता खुद को सिंगापुर से
पीछे की तरफ लेकर जाना शुरू कर देते हैं और सिंगापुर की सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसकी पहली बुनियाद 1948 में लिमिटेड सीट्स पे इलेक्शन करवा के रखी जाती है। सिंगापुर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जिसको 1955 और 1959 में रिवाइज भी किया जाता है। 1959 में प्रॉपर फुल स्केल इलेक्शन होता है और इन इलेक्शन को ली कुआन यू जीत जाते हैं और वो सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनका ताल्लुक पीपल्स एक्शन पार्टी से था। ली कुआन यू का ये मानना था कि ये कंट्री इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, इन्हें मलेशिया के साथ मर्ज हो जाना चाहिए और 1963 में ये हो भी जाता है। सिंगापुर मलेशिया के साथ मर्ज हो जाता है, लेकिन मलेशिया में बैठी हुकूमत सिंगापुर को इतना पसंद नहीं करते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पीपल एक्शन पार्टी ने 1964 में होने वाले मलेशियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। वो नहीं चाहते थे कि सिंगापुर की कोई पार्टी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। दूसरी तरफ सिंगापुर के लोग भी इस मर्जर से खुश ना थे, क्योंकि मर्जर पे ये एग्रीमेंट किया गया था कि सिंगापुर अपने रेवेन्यू का 40% मलेशियन हुकूमत को देगा, जबकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 17% थी। इसके अलावा मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग मलायर्स को ज़्यादा प्रिविलेज एंड राइट्स दिए गए, जो कि चाइनीज़ और नॉन मलायर्स को नहीं मिले। सिंगापुरियन को ये डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं आई, क्योंकि मलेशिया को सिर्फ मलेशिया बनाया गया, जबकि बाकी लोगों को सेम राइट्स एंड इक्वलिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से 1964 में रेस के नाम पे बहुत से राइट्स और फसादात बढ़ गए। इन फसादात और लड़ाई झगड़ों की वजह से 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से सेपरेट कर दिया गया और इसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया गया, द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, जिससे ली कुआन यू का ख्वाब टूट गया। You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger. सिंगापुर इंडिपेंडेंट तो हुआ, बट सिंगापुर की 70% पॉपुलेशन स्लम्स में थी और इसके पास कुछ भी ना था। उस टाइम का ब्रिटिश का थोड़ा बहुत कंट्रोल था। 1965 में ब्रिटिश ने वो भी ख़त्म कर दिया। सुनकर तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि आज़ादी मिल रही है, लेकिन सिंगापुरियन गवर्नमेंट ने एंड लोगों के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, क्योंकि सिंगापुर का अपना डिफेंस सिस्टम नहीं था। ब्रिटिश ही उसे डिफेंस प्रोवाइड करते थे और बहुत से सिंगापुरियन वहाँ जॉब करते थे। अगर ब्रिटिश जाते तो सिंगापुर का डिफेंस ज़ीरो हो जाता। ली कुआन यू ने ब्रिटिश से वहाँ रुकने की रिक्वेस्ट की और ब्रिटिश ने बात मानते हुए इसे 1971 तक डिले कर दिया और सिंगापुरियन गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया। इसका मतलब ली कुआन यू के पास सिर्फ 4 साल थे ऐसे मुल्क के लिए जहां अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी, स्लम थी और कंट्री ओवरली पॉपुलेटेड था। क्राइम्स, ड्रग एडिक्शन और फसादात अरूज पे थे। ऐसी सूरत में कंट्री को कैसे बेहतर किया जाए, और यहीं से स्टार्ट होती है सिंगापुर की मिरेकलस स्टोरी। नाइनटीन 1967 में जब ब्रिटेन से अल्टीमेटम मिला तो ली कुआन यू फौरी काम पे लग जाते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक फैसला ये था कि अपने इर्द गिर्द के मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि कोई भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ना हो। 1967 में ही एशियान बनाई जाती है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिनमें 5 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल थे, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड शामिल हैं। इन सब कंट्रीज़ को इकट्ठे करने का मकसद ओवरऑल इन कंट्रीज़ के सोशो कल्चरल, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड अदर फील्ड्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन थी, ताकि इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी आए। एशियन बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इस कंट्री को अब आर्मी की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से 1967 में ही कंट्री के डिफेंस के लिए नेशनल सर्विस का स्टार्ट करते हैं। मुल्क का हर लड़का जिसकी उम्र 16.5 साल है उसे नेशनल सर्विस में शामिल होना कंपल्सरी था और 18 साल की उम्र में उसे नेशनल सर्विस आर्मी या डिफेंस सिस्टम ज्वाइन करवाई गई, जो कि कुछ सालों के लिए था। अब बॉर्डर्स के साथ साथ इंटरनल मैटर्स को भी सॉल्व करना था, क्योंकि उस वक्त मुल्क ग्रुप्स, रिलीजन एंड रेसेस की वजह से यूनाइट नहीं था। सिंगापुर का 43% मिलाए थे, 41% चाइनीज़, 10% इंडियंस और उसके अलावा कुछ दूसरी रेसेस थी।
प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने बोल्ड डिसीजन लिए। उस टाइम पे उनका कहना था कि हम कोई रेशियल या रिलीजन कंट्री नहीं है, बल्कि मल्टी रेशियल कंट्री है। हमें कोई मलाय, चाइनीज़ या इंडियन स्टेट नहीं है, बल्कि एक सेकुलर कंट्री है। हमें किसी रिलीजन या लैंग्वेज की बेस पे कंट्री नहीं बना रहे। ये एक ऐसा सेकुलर कंट्री है जहां हर किसी को इक्वल राइट्स हैं। और ये सब बातों का तक महदूद नहीं था। सबसे पहले क्राइम्स करने वाले और ड्रग एडिक्ट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें पनिशमेंट दी गई। फिर उन्होंने लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए बनाई जाने वाली बिल्डिंग्स में मिक्स रेशियल सेग्रीगेशन की, यानी 22% मलायज होंगे, 84% चाइनीज़ और 10% इंडियंस और इसके बाद बाकी मिनॉरिटीज़। क्योंकि अगर लोगों को अपनी मर्जी से रहने दिया गया तो लोग सिर्फ अपने एरियाज डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे। इसके साथ 1990 में रिलीजियस हार्मनी एक्ट भी पास हुआ, जिसमें हर रिलीजियस ग्रुप के स्कॉलर्स को मेंबर बनाया गया ताकि वो इंश्योर कर सकें कि डिफरेंट रिलीजन्स में मिलना जुलना बना रहे। इसके साथ साथ सिंगापुर में रेशियल हार्मनी डे भी होता है, जिसमें स्कूल के बच्चे हर साल 21 जुलाई को दूसरे मजहब के ट्रेडिशनल लिबास को पहनते हैं। खैर, ये तो थे हार्मनी और कल्चर इशू को लेकर पॉलिसीज। इसके साथ साथ डेवलपमेंट्स के लिए बहुत काम किए गए। फर्स्ट, सिंगापुर का 70% पार्ट स्लम्स में था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम था। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इन सब के लिए हाउसिंग बिल्डिंग बनाना शुरू की और आम लोगों को इन बिल्डिंग्स में रहने के लिए घर दिए गए। ली ये नहीं चाहता था कि लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड करें, सो इनके लिए प्रोविडेंट फंड पॉलिसी बनाएगी, जो पहले तो पेंशन्स के लिए थी, लेकिन फिर उन अमाउंट में से घर खरीदने की इजाज़त दे दी गई। इस फंड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स की सैलरी में से 25% सेविंग में जाएगा और 25% एम्प्लॉयर देगा। इसी वजह से सिंगापुरियन लोगों की सेविंग टू इनकम रेशो दुनिया में हाईएस्ट है। इसकी वजह से स्लम्स भी खत्म हो गए और लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी भी बाय कर ली। आज के टाइम पे 80% सिंगापुरियन सेल्फ ऑन्ड घर में रहते हैं और 2021 में सिर्फ 616 लोग ऐसे थे जिनके पास अपना घर नहीं था। लेकिन सिर्फ घर बिल्ड करना ही काफ़ी नहीं था। अगर इकोनॉमी में उन लोगों के लिए जॉब्स ना मिलती, इकोनॉमी चल ना पाती। अब सिंगापुर के पास ना तो नेचुरल रिसोर्सेज थे, ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, और यहाँ तक के हमसाए मुल्क भी ट्रेड करने से रिलक्टेंट थे। तो ली को बहुत जल्द समझ आ गई कि ग्रो करने के लिए एक ही मेथड है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे दूसरे कंट्रीज यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर ने टैक्सेस और रेगुलेशन को बहुत रखा गया, जहाँ तक कि इंटरनेशनल कंपनीज को पहले 10 साल के लिए ज़ीरो टैक्स पॉलिसी दी गई ताकि इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ सिंगापुर के लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि ये लोग स्किल सीख कर इन कंपनीज में जॉब्स कर सकें। इसके साथ साथ ली ने एक काम ये भी किया कि लेबर यूनियंस को बैन कर दिया गया। अब ये सुनकर तो बहुत बुरा लगता है कि लेबर यूनियंस क्यों बैन की, लेकिन इस काम ने सिंगापुर की बहुत हेल्प की। बहुत सी कंपनीज यहाँ इसलिए आई क्योंकि लेबर इजी और चीपली मिल जाती थी और लेबर्स लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट की। डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए, जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिससे कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई और सिर्फ 10 सालों में सिंगापुर में ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ली ने इस बात पे भी फोकस किया कि करप्शन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ली ने इस वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, यहाँ तक कि सिंगापुर का शुमार दुनिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पॉलिटिशियंस को सबसे ज़्यादा सैलरीज देने वाले मुल्कों में होता है। इसके बावजूद अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पॉलिटिशियन करप्शन करता पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माना और जेल में डाला जाता है, यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। इसी वजह से सिंगापुर में करप्शन ना होने के बराबर है। इसके अलावा ली का मानना था कि अगर हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना है तो एक चीज़ का बहुत ख्याल करना होगा और वो है क्लीननेस, जिसकी वजह से इन्होंने कीप सिंगापुर क्लीन का प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसमें ब्लू डस्टबिन प्रोग्राम, रोड क्लीनिंग एंड हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम जैसे सिस्टम्स शामिल थे। इसी सिलसिले में 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम भी बैन कर दी गई। इसके साथ साथ पब्लिक में थूकना, कूड़ा फेंकना और स्मोकिंग पे भी हाई फाइन्स लगाए गए। इसके बाद रोड्स पे रेडी या कार्ड लगाने वाले लोगों पर फोकस किया गया। अब रोड्स पे रेडी या कार्ड लगाने वाले लोग इकोनॉमी में तो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिटी की क्लीनिनेस और ब्यूटिफिकेशन को कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसी वजह से इन हॉकर्स को रीलोकेट करके
सेपरेट मार्केट्स डेवलप की गई जो कि ऑर्गेनाइज भी थी और सिटी को ब्यूटीफुल लुक भी देती थी। इसके बाद लोगों के लिए ऐसे काम किए गए जो कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सिंगापुर का हेल्थ केयर वहाँ के लोगों की सैलरी के अकॉर्डिंग काफ़ी इनएक्सपेंसिव है। इसके साथ स्कूल्स बनाए गए, जहाँ तक कि सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम का शुमार दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में होता है। अब सिंगापुर क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है और बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला कंट्री है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जगह को कैसे यूटिलाइज करें। इसी वजह से बहुत बड़े रोड्स नहीं बनाए जा सके। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए सिंगापुर में कार्स बहुत महंगी हैं। सिंगापुर में कार बाय करने वाले शख्स को बहुत से टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। इसी वजह से ये कार रखने के लिए दुनिया के महंगे तरीन सिटीज़ में शामिल है, जबकि इसके मुकाबले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी इनएक्सपेंसिव और इजी टू ट्रैवल है और दुनिया में सस्ती तरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सिंगापुर में ही है। अब इन सब फैसिलिटीज़ का सुनकर आपको ये तो ज़रूर लगता होगा कि सिंगापुर में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जो कि 50% तक टैक्स लेकर हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सिंगापुर में टैक्स रेट सिर्फ 2% से 24% है, जबकि सिंगापुर की ज़्यादातर अर्निंग उनकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी से आती है, जिसका नाम है टीमास, जो कि गवर्नमेंट के मेजर बिजनेसेस यही कंपनी ओन करती है, जैसे कि एयरलाइंस, स्टील, केमिकल एंड इसी तरह की और बहुत सी कंपनी, जिसके प्रॉफिट से गवर्नमेंट अपना सिस्टम चलाती है और बेनिफिट आवाम को मिलता है। जबकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये हालत है कि हम हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करने की बात करते हैं, जिसका बेनिफिट एक बिलियनियर को मिल जाएगा, जबकि सिंगापुर में सब इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट अच्छे और मैनेज कर रही है और इसका प्रॉफिट गवर्नमेंट को जाता है और अल्टीमेटली बेनिफिट आवाम को मिलता है। अब यहाँ 1 मिनट रुकें। अब यहाँ मैं आपसे एक फेवर चाहूँगा। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे बिजनेस, मनी, इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वीडियोस आपके लिए ही पोस्ट कर रहा हूँ। इन वीडियोस की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग में हमारा बहुत सा टाइम एंड एफर्ट लगता है। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आप हर न्यू आने वाली वीडियो को देख सकें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आज का सिंगापुर वन ऑफ द रिचेस्ट, एडवांस्ड एंड कंपेटिटिव कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट रन करता है। इसके साथ साथ दुनिया में बिजनेस करने के लिहाज से सेकंड इजीएस्ट कंट्री है। अभी तक दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी तीसरे नंबर पे है। इस टाइम सिंगापुर में वर्ल्ड क्लास हाउसिंग फैसिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम और उनके स्टूडेंट्स दुनिया में टॉप रैंक्ड करते हैं। सिंगापुर का शंघाई एयरपोर्ट दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। इन्होंने एयरपोर्ट में ही एक शहर बना रखा है। ये सब ली कुआन यू की बेहतर पॉलिसीज और इन पॉलिसीज की एग्जीक्यूशन की वजह से ही हुआ है कि इनका मुल्क दुनिया के सबसे बड़े स्लम से दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ गया। बहुत से लोग ली कुआन यू को डिक्टेटर के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए गए जो कि फोर्सफुली इंप्लीमेंट किए गए। लेकिन आज के टाइम पे आप अगर सिंगापुर को विजिट करेंगे तो यहाँ आपको किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग, प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशन पे उनका नाम नज़र नहीं आएगा। एक बंदा जो कंट्री को कहाँ से कहाँ ले गया, फिर भी उनका ना कोई स्टैचू मिला और ना ही कोई मोनूमेंट बना मिलेगा, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस करते थे। और यही एक बड़ी वजह है कि आज भी सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी पावर में है। उनका सिंगापुर के लोगों के लिए प्यार, अपनी पोजीशन के साथ डेडिकेशन ने ही उन्हें वो डिसीजन लेने पर मजबूर किया जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को नापसंद थे। लेकिन आप इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते कि उनके ये डिसीजन ही थे जिन्होंने सिंगापुर को सिर्फ 30 सालों में ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जो दूसरे मुल्कों को पहुंचने में 100 साल लग जाते हैं। ऐसी सूरत में उनके गलत डिसीजन को भी इग्नोर किया जा सकता है।